हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, राजस्थान पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सारी बातें अपन देखेंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने बात की थी, हिस्ट्री अपने शुरुआत की, राजस्थान का इतिहास अपने शुरू किया है, ठीक है। और पिछले वीडियो में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष कुछ स्थल राजस्थान में देखे थे, जैसे हनुमानगढ़ में अपना कालीबंगा, ठीक है, और अन्य अपने सभ्यता स्थल देखे थे, ठीक है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है अपन गणेश्वर सभ्यता अपने कंप्लीट की थी। तो गणेश्वर सभ्यता बताइए किस नदी पे है, कांतली, ठीक है, और किस जिले में है, सीकर झुंझुनू, चूरू, शेखावटी, याद है ना। हाँ, तो सीकर जिले में नीमका थाना जगह पे है, और यह 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा था, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल तथा विजय कुमार ने। और मकान क्या होते थे, ईंटों के बने होते थे या फिर किसके, तो ईंटों के नहीं बने होते थे, यहाँ पे पत्थर और गारा यानी मिट्टी। अब गाइस, एक स्थल है अपना रंग महल, ठीक है ना। तो रंग महल अपना कालीबंगा जहाँ पे है, हनुमानगढ़ वहीं पे है, ठीक है। तो स्पेशल ज़्यादा की फीचर्स इसके हैं नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नोह। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नोह अपना स्थल है, नोह साइट है, ठीक है। ये है भरतपुर। भरतपुर कहाँ है, ये रहा अपना भरतपुर, यानी राजस्थान के पूर्व दिशा में, ठीक है। तो भरतपुर आपका जो है वहाँ पे कौन सा स्थल है, नोह। अब नोह की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे 5 सांस्कृतिक स्तर मिले हैं। कहने का मतलब कि 5 युग की सभ्यताएं मिली हैं। जैसे क्या हुआ कि लोग रह रहे थे, बाढ़ आई, वो लोग दब गए, उसी के ऊपर फिर रहना स्टार्ट किया, फिर आई। तो इस प्रकार से क्या है कि स्तर बनते गए। ए व्यक्ति रहा, बी व्यक्ति रहा, ये भी सी व्यक्ति रहा, डी व्यक्ति रहा, ई व्यक्ति रहा। अब इस पूरे स्थल की जब बाद में खुदाई की गई, तो उसी हिसाब से समय काल के हिसाब से अपने को हमें क्या 5 संस्कृतियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि वह स्थल बताइए जहाँ पे 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता मिली है। तो वो कौन सा स्थल अपना, नोह। तो पहले इसकी स्पेशलिटी होगी 5 सांस्कृतिक युगीन सभ्यता। नेक्स्ट देखिए, आर.सी. अग्रवाल साहब हर जगह आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। तो नोह जो अपना स्थल है, ठीक है, तो उसका उत्खनन कार्य किसने किया, आर.सी. अग्रवाल। और जो फिर मैं अगर इसके की फीचर्स की बात करूंगा, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कहाँ पे, नोह में जो तांबे की सामग्री है वो नहीं मिलती है। तांबे की सामग्री है वो नहीं मिलती, यानी कहने का मतलब है लौह युगीन और उसके बाद की यहाँ पे सभ्यताएं हैं। तो तांबे की सामग्री यहाँ पे नहीं मिलती है। बात समझ में आई, क्या पढ़ रहे हैं अपन, नोह। तो नोह की स्पेशलिटी होगी 5 सांस्कृतिक युगीन सभ्यता। आर.सी. अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया है, ठीक है। और की फीचर्स इसका क्या है, सबसे फर्स्ट तांबे की सामग्री का उपयोग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नया स्तर यानी इस स्तर में स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड, मिट्टी के बर्तनों का कैसा रंग था, स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड जो कि नया स्तर है, ये कहाँ पे मिले हैं, नोह, भरतपुर। इसी प्रकार के अपने जो चित्रित मर्दभांड स्लेटी रंग के मिले हैं, वो अन्य स्थल भी हैं, जैसे जयपुर, ठीक है। जयपुर में एक जगह है जोधपुरा, कौन सी है, जोधपुरा। और एक है सुनारी, एक कहाँ है,
सुनारी। तो सुनारी कहाँ है? झुंझुनू। ठीक है, तो इन दोनों स्थलों में भी किस प्रकार के मर्दभांड मिले हैं? स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड। तो ये स्पेशलिटी एक नया स्तर हो गया, तो यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, तो नोह जो स्थल है अपना सभ्यता स्थल है वो कहाँ मिला है? भरतपुर। 5 सांस्कृतिक युगिन सभ्यता इसकी स्पेशलिटी होगी। आर.सी. अग्रवाल साहब ने इसका उत्खनन कार्य किया है और तांबे की सामग्री यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और नया स्तर स्लेटी रंग के चित्रित मर्दभांड मिले हैं जो जयपुर तथा सुनारी, जयपुर तथा झुंझुनू में जो स्थल है ना, जोधपुरा और सुनारी, वहाँ पे मिले। तो ये बात क्लियर हुई गाइस। अब यहाँ पे क्या है कि लोहे का भरपूर ज्ञान है। ठीक है, लोहे का क्या है? भरपूर ज्ञान है। नेक्स्ट फीचर्स में क्या हो गया? लोहे का भरपूर ज्ञान, यानी बाद में। और यहां पे एक चिन्ह बड़ा प्रचलित है, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ये भी की फीचर्स हो गया कि धार्मिक कार्यों में शुभ मंगल कार्य करने के लिए हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, तो वो किसका की फीचर्स है? नोह भरतपुर का। किसका? नोह भरतपुर का। तो ये बात है। और लोहे का भरपूर ज्ञान था, इस मतलब तांबे का नहीं था, इसलिए लोहे का मतलब आगे लोह युगीन सभ्यताएं ताम्र युगीन सभ्यताओं से नई हैं। ताम्र युगीन सभ्यताएं पुरानी हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे पहले तांबे का यूज हुआ है, तांबे के बाद में कांसे का, कांसे के बाद में लोहे का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो स्थल है वो है बागोर। कौन सा? बागोर। तो बागोर आपका है भीलवाड़ा। वैसे बागोर, वैसे भीलवाड़ा। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। अब एक नदी है कोठारी नदी। भीलवाड़ा जिले में नदी बहती है, कौन सी? कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे पे कौन सा स्थल अपना? बागोर। तो कोठारी नदी के किनारे पे निम्न में से कौन सा स्थल है बताइए? बागोर। ठीक है, इसका जो उत्खनन कार्य है वो वी.एन. मिश्र साहब ने। ठीक है, और यह है ग्रामीण संस्कृति थी, यानी वही आहड़ के समकक्ष, वही रीजन है उदयपुर वाला। ठीक है ना, तो ये वहां पे अपना ये रह गया था, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ओके, तो बागोर हो गया अपना। फिर मैं बात करता हूं बैराट। फिर मैं बात करता हूं किसकी? बैराट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट बैराट ही रहेगा। ठीक है, तो बैराट जो आपका है, ठीक है, वो है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। गाइस, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो जयपुर में जगह है बैराट, जिसका पुराना नाम था विराट नगर। जिसका पुराना नाम क्या था? विराट नगर। अब विराट नगर, मैंने बताया था कि महाजनपद होते थे। ठीक है ना, तो उन 16 जो महाजनपद थे वैदिक सभ्यता के बाद में, तो उसमें से एक मत्स्य जनपद था। कौन सा? मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी क्या? विराट नगर। और विराट नगर में ये अलवर भरतपुर वाला ये जो रीजन आता है पूरा का पूरा, जयपुर के जो टच में है, ये सारा रीजन किस में आता था? बैराट में। तो बैराट स्थल वर्तमान में कहाँ पे है? जयपुर। ठीक है, तो जयपुर में शाहपुरा जगह है। ठीक है, उपखंड। तो जयपुर में शाहपुरा है, तो शाहपुरा में कौन सा स्थल है? बैराट। अब यहां पे 3 डूंगरियां हैं, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी। डूंगरी बोले तो पहाड़ी, छोटी पहाड़ी। ठीक है ना, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी तथा भीम डूंगरी, और एक है भाबरू पहाड़ी, भाबरू डूंगरी। ठीक है, देखो पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर होता है? यानी 1000 किलोमीटर से पर्वत की अगर नीचे ऊंचाई अगर उसकी 1000 से कम ही है तो वो पहाड़ी कहलाएगी। और 1000 मीटर से 1000 मीटर हाइट
जिसकी है, ठीक है ना, वो तो क्या कहलाएगी, पहाड़ी। और 1000 मीटर से जिसकी ज़्यादा हाइट है, यानी 1 किलोमीटर से जिसकी ज़्यादा हाइट होगी, वो क्या कहलाएगा, पर्वत। जैसे गुरु शिखर क्या है, पर्वत, उसकी 1700 हाइट कितनी है, 1724 मीटर है कि नहीं है, तो यानी 1700 यानी 1000 से 1000 मीटर से ऊपर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, गुरु शिखर पर्वत, यानी, ठीक है। और ये आपकी है डूंगरी। अभी देखो यहाँ पे फेमस ये है, अब भीम डूंगरी तो फेमस इसलिए कि महाभारत काल में जब पांडवों का वनवास हुआ था तो वो लोग यहाँ आए थे, ठीक है ना, और द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो भीम ने अपना लात मार के वहाँ पानी निकाला था, तो ऐसे मतलब प्राचीन कथा है, ठीक है ना। तो ये तो उसके लिए फेमस है। उसके बाद में देखिए बाबरू, गणेश और बीजक, इसका मैं अभी बताता हूं आपको। तो सबसे पहली बात तो देखो यहां इसके जो की फीचर्स हैं, ठीक है, सबसे पहला की फीचर्स है आपका लाल व काले रंग के मर्दभांड, पेंटेड ग्रेवर्स, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि ये जो आपका बैराट विराट नगर, ठीक है, ये जो सभ्यता है यहाँ, ये मतलब फोकस किस पे है, लोह युगीन सभ्यता है। तो यहाँ पे लोहे के तीर, भाले और अन्य लोह सामग्री, यानी लोह युगीन। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। मौर्य कालीन सभ्यता यानी अशोक जब कलिंग युद्ध करता है, कलिंग युद्ध के बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है, वह अपनी धम्म नीति घोषित करता है, यानी बौद्ध धर्म में वो मतलब बौद्ध धर्म के प्रति आसक्त होता है और वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने लगता है। तो यहाँ अच्छा, दूसरी बात, अशोक अभिलेखों के द्वारा जनता से बात करता है, उसमें शिलालेख वगैरह उन पे आदेश अपने लिखवाता है और जगह जगह उनको स्थापित करवाता है। तो उनमें से एक अभिलेख आपका भाबरू पहाड़ी पे है, उनमें से एक अभिलेख आपका कहाँ है, भाबरू पहाड़ी पे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मौर्यकालीन सभ्यता से निम्न में से कौन सा सभ्यता स्थल जुड़ा हुआ है, तो बैराट। तो तीसरा इसका की फीचर्स क्या हो गया, मौर्य काल से संबंध, मौर्य काल से क्या हो गया, संबंध। अब इस मौर्य काल से संबंध, तो पहले मौर्य काल की बात कर लेते हैं। देखिए जो बीजक डूंगरी है, कौन सी, बीजक डूंगरी, अभी मैंने बताया ना, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ठीक है ना। तो जो बीजक डूंगरी है उस पर गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं, गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं। अब बौद्ध मंदिर देखो, उसमें 2 स्तूप व विहार, या मैं यूं कह सकता हूं कि चैत्य विहार, ठीक है। तो चैत्य में पूजा अर्चना बौद्ध धर्म के संबंधित, विहार में जो बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध साधु संत थे, वो लोग रहते थे, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, हीनयान संप्रदाय तथा महायान संप्रदाय। शुरू में हीनयान ही था, हीनयान का मतलब होता है हीन, छोटा, यान यानी गाड़ी, यानी छोटी गाड़ी, किसकी, बौद्ध धर्म की, सीधी सी बात है। उसके बाद में महायान, यानी उसका रूप थोड़ा चर्चित होता है, बौद्ध धर्म का स्वरूप चर्चित होता है, उसके अनुयायी ज़्यादा बनते हैं, राजा महाराजा सहयोग करते हैं, वो खुद अनुयायी बनते हैं, ठीक है ना। तो अशोक भी तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है ना यहाँ पे। तब अच्छा, हीनयान के रूल एंड रेगुलेशन संप्रदाय के कठिन थे, महायान के जबकि हीनयान से क्या है, कम है। यहाँ पे स्त्रियों को प्रवेश करने का अधिकार तक मिला है। तथा अब देखो महायान में राजा महाराजा भी तो आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से एकदम कठोर रूल एंड रेगुलेशन पालना में नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा रूल्स को लिबराइज किया गया है। तो हीनयान महायान। अब जो आपका बीजक डूंगरी पे जो गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, ये किस संप्रदाय के मिले हैं,
हीनयान संप्रदाय के। ये बात समझ में आई? बौद्ध धर्म से संबंध है, ठीक है ना। और वो जो चैत्य और विहार आपका है, गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, वो हीनयान संप्रदाय के मिले हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। आगे बात करता हूं मैं। अब जो ये भाब्रू पहाड़ी है, देखो बीजक डूंगरी का पता चला ना। अब जो ये भाब्रू पहाड़ी है, इस पर अशोक का ब्रह्म लिपि में लिखा गया अभिलेख मिला है। अशोक की, देखो अशोक के अभिलेख हैं, अरामाइक लिपि में भी मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में भी मिले हैं। तो यहाँ पे जो मिला है वो किस लिपि में मिला है? ब्राह्मी लिपि, यानी हिंदी का पुराना संस्करण, ठीक है ना। तो ब्राह्मी लिपि। अब ब्राह्मी लिपि में जो यहाँ भाब्रू अभिलेख, इसको इसी नाम से बोलते हैं, भाब्रू अभिलेख। तो ये जो भाब्रू अभिलेख है, इसमें अशोक की बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धर्म के 3 कंपोनेंट होते हैं। बुद्ध यानी भगवान बुद्धा, धम्म यानी बौद्ध धर्म, संघ यानी अनुयायी, ठीक है। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति निष्ठा, इसमें क्या लिखा है कि मैं, यानी अशोक अपने बारे में बोल रहे हैं कि बुद्ध धम्म और संघ में मैं क्या प्रकट करता हूं? अपनी निष्ठा। तो अशोक की प्रति निष्ठा बुद्ध धम्म और संघ के ठीक है ना। तो वो किस में? भाब्रू अभिलेख में। किस में? भाब्रू अभिलेख में। और भाब्रू अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। और किस मौर्य अपना अशोक है, अशोक के समय मिला है ना ये, ठीक है। तो ये बात है। अब जो इसका उत्खनन कार्य किया वो दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी ने किया था। साहब याद रखना, आपका जो दयाराम साहनी तथा नील रतन बनर्जी, इन्होंने सबसे पहले यहां पे इन चीजों को देखा। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है बैराठ, कितना इंपॉर्टेंट है बताइए, है कि नहीं है? तो भीम डूंगरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बीजक डूंगरी और भाब्रू पहाड़ी। तो जो भाब्रू पहाड़ी है उसका संबंध अशोक का भाब्रू अभिलेख, जिसमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति उसकी निष्ठा जाहिर है, ठीक है ना। और गोल बौद्ध मंदिर किस डूंगरी पे मिले हैं? बीजक डूंगरी। बीजक डूंगरी, अब जो मंदिर होते हैं बौद्धों के, उसमें चैत्य और विहार 2 कंपोनेंट होते हैं। चैत्य में बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे बोलते हैं, विहार में गुफा बना के या अन्य स्थल बना के बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया कि आपको हीनयान महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बटा हुआ है। तो हीनयान संप्रदाय से आपका ये बौद्ध मंदिर बीजक डूंगरी वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये भी कहा गया है, इसका भी प्रूफ है, हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में उस समय किसका शासक था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग चीनी यात्री भारत आता है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय फाहियान आता है, अशोक के समय, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हेनसांग जब यहाँ की यात्रा करता है, हेनसांग कौन है? चीनी यात्री। वो जब यहाँ की यात्रा करता है तो उसने बताया कि 8 बौद्ध मंदिर थे। कहाँ? बीजक डूंगरी पे। तो सबसे पहली तो बात आ गई कि हेनसांग का संबंध राजस्थान में किस स्थल से है? बैराठ। या राजस्थान में किस सभ्यता से है? बैराठ। ये बात याद होगी, ठीक है। तो ये अपनी देखो अभी तक की मेजर कंपोनेंट चल रहा है अपना, ठीक है। अब आगे बात करता हूं मैं। अब आपको यह भी पता होगा कि जो सैंधव लिपि है, ठीक है ना, वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक। और वैसे ही एक है शंख लिपि। कौन सी? शंख लिपि। शंख लिपि, उसकी जो अक्षरों की आकृति होती है वो शंख, ठीक है ना। तो वो भी अभी तक पढ़ी गई नहीं है। तो ये दोनों बात भी याद रखना कि शंख लिपि तथा
सिंधु लिपि पढ़ी गई नहीं है। अब छोटे छोटे स्थल हैं, मेन जो थे स्थल वो आपके कंप्लीट है। अब आपको सिर्फ स्थल का नाम याद रखना है और वो कहाँ है, ठीक है। तो मैं यूं, अब मैं स्थल लिखता हूं नगरी। तो नगरी आपका है चित्तौड़गढ़। नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ आपका मतलब नगरी जो सभ्यता का स्थल है वो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम माध्यमिका, ठीक है। तो नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में जोधपुरा। तो जोधपुरा है जयपुर में। जोधपुरा स्थल कहाँ है, जयपुर। जोधपुरा की खास बात यहां पे ये है कि जयपुर में नदी बहती है साबी। जब मैं ड्रेनेज सिस्टम करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां अंतरप्रवाही हैं और कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन कौन सी नदियां अरब की खाड़ी में गिरती हैं। तो 3 प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम होगा। और कुछ आंतरिक नदियां होंगी, आंतरिक प्रवाह नदियां, जो जिनका एक्सेस है वो सी तक, समुद्र तक नहीं है। तो साबी वैसे ही एक आंतरिक नदी है, ठीक है। तो साबी नदी के किनारे, ठीक है, आपका जोधपुरा साइट है। तो नगरी हो गया, जोधपुरा हो गया। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं सुनारी। तो जो सुनारी है वो वर्तमान में राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। कहाँ है, झुंझुनू। वैसे सुनारी जो स्थल है वो नीमका थाना के पास में ही है, लेकिन नीमका थाना सीकर में आ जाता है और झुंझुनू सुनारी है वो झुंझुनू में आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेन बात सुनारी में क्या है कि यहाँ पे लोहा गलाने की भट्टियां। अब आपको ये पता चल रहा है ना कि जोधपुरा, बैराठ, सुनारी, ये सारी की सारी क्या हैं, लोहा युगीन सभ्यताएं, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यताएं हैं, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति के भी बाद की सभ्यताएं हैं। तो लोहा गलाने की भट्टियां व्यापक रूप से कहाँ मिली हैं, सुनारी। एक तो ये बात होगी। दूसरा, यहाँ पे लोहे का कटोरा, अन्य किसी स्थल पे लोहे का कटोरा नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ सुनारी। तो सुनारी में लोहे का कटोरा भी मिला है, तो ये बात याद रहेगी। तो लोह युगीन सभ्यताओं में सुनारी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखना सुनारी कहाँ पे है, झुंझुनू। और झुंझुनू में तहसील है खेतड़ी, ओके। तो खेतड़ी झुंझुनू में आपकी सुनारी है। अब मैं बात करता हूँ रेड। तो रेड जो है, रेड जो स्थल है, सभ्यता स्थल, वो है टोंक में। किस जिले में है, टोंक। और यहां पे नदी है ढील। कौन सी, ढील नदी, छोटी सी नदी है ढील। तो ढील नदी के तट पर आपका कौन सा स्थल है, रेड। ये बात याद रहेगी। अब मालव जनपद की मुद्राएं मिली है यहां पे। किस जनपद की, मालव जनपद की, यानी इस रीजन को पहले जनपद के समय क्या बोला जाता था, मालव। तो मालव जनपद की राजधानी, मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था ये उतार लिया, चलो मिटा देता हूं ना। तो ढील नदी के किनारे पे है रेड, ठीक है, और टोंक जिले में है और मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था। इसे प्राचीन भारत का, किसे, रेड को, किसे, रेड को। तो रेड टोंक में जो स्थल है उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर, जमशेद टाटा क्यों फेमस है, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो वही, अब स्टील वही लोहा एसएक्स से तो प्योरिफिकेशन होके तो बनता है ना। तो अब यहां पे क्या है कि ये ऐसा स्थल है जहां पे लोहे की सामग्रियां, लोहे से बनी सामग्रियां सबसे ज्यादा मिली हैं, सबसे ज्यादा। यानी तांबे से बनी सामग्रियां गणेश्वर में मिली थी, तांबे से बनी सामग्रियां गणेश्वर में मिली थी, ठीक है ना। तो वैसे लोहे से बनी सामग्रियां सबसे ज्यादा कहां मिली हैं,
रेड, और रेड को क्या बोलते हैं भारत का टाटा, प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो ये बात याद रहेगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लोहे, अब देखो लोहे की सामग्रियों में क्या क्या है, जैसे दांतली, तीर, मैं लिख देता हूं, फसल कटाई करते हैं उस औजार का क्या नाम है, दांतली। ऐसे दांते दांते से रहते हैं उसके, ठीक है ना, और एक तरफ हैंडल होता है, यहाँ से पकड़ के फसल को काटा जाता है। तो दांतली, ठीक है, फसल के साथ साथ गला भी काट सकते हैं। दांतली, तीर, कुल्हाड़ी, ठीक है, बर्छे, जंजीरें, तलवार, आदि। तो इस प्रकार के उपकरण, औजार आपके क्या कहाँ मिले हैं, रेड टोंक। अब जो रेड टोंक है ये वर्तमान में भी चर्चा में है। तो पहले तो मैं यूं बता दूं आपको कि जो इसका उत्खनन कार्य किया था वो दयाराम साहनी ने ही किया है, दयाराम साहनी। ओके, तो ये बात याद रहेगी। अब वर्तमान में जो रेड है वो वापस चर्चा में है, वापस क्या है, चर्चा में। कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी 2-3 महीने पहले यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ और मौर्य कालीन सिक्के मिल रहे हैं, मौर्य कालीन सिक्के, ठीक है ना, और मुद्राएं। जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं, पंचमार्क, 5 मार्क का हैं उसके ऊपर, पंचमार्क, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में, जैसे क्वेश्चन करंट में भी पूछा जा सकता है कि गत 2-3 माह पहले या हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मौर्य कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, या किस जगह, ठीक है ना। जो टोंक, तो टोंक राजस्थान, और उसी का पुराना नाम क्या है, रेड। और रेड को क्या बोलते हैं, भारत का, प्राचीन भारत का टाटा नगर, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका टोंक हो गया। तो ये आपके मुख्य स्थल हैं, ये आपके क्या है, मुख्य स्थल है। सभ्यता, तो सभ्यता यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। तो देखिए इस प्रकार से पुराने समय में लोगों का जीवन था, लोगों के मिट्टी के बर्तन ऐसे, मतलब इस प्रकार से बनाए जाते थे, ठीक है। खान पान क्या था, फसलें क्या थी, आपको पता चली, ठीक है ना। किस धातु का प्रयोग करते थे, ये आपको पता चला, ठीक है ना। हर एक सभ्यता के बारे में अपने देखा कि उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और हर एक सभ्यता के बारे में उसके की फीचर्स देखे अपने कि कौन सी सभ्यता स्थल है वो किस प्रकार से दूसरे से अलग है, ठीक है। तो एक पूरा आपने रीजन सेट किया, ठीक है ना, उस रीजन के हिसाब से अपने को याद रखना है। अब देखिए जो इन सभ्यताओं में प्राप्त हुआ है, इन सभ्यताओं के बाद में, जैसे मुगल काल की बात हो या फिर और अंग्रेजों के समय बात हो, रियासतों के राजाओं की बात हो, या और उससे पहले की बात हो, ठीक है ना। तो जो भी स्पेशल, जैसे महाराणा प्रताप का कहीं पे भाला, ठीक है, किस प्रकार से वो लोग लड़ाई करते थे, उनके कवच वगैरह, ठीक है ना, तो सेनाओं के कवच, तो स्पेशल इसी प्रकार से कोई तलवारें, यानी संग्रहालय। राजस्थान में वर्तमान में जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो कितने हैं और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है, सिर्फ आपको जो मैं मुख्य बताऊँ वही याद करना है। बाकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी म्यूजियम है, तो मेन जो है वो याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम। कौन सा? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, जो कहाँ है? जयपुर। प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, जयपुर में रामनिवास बाग है, वहाँ पे ये है, और इसके बाजू में ही जू है, चिड़ियाघर, ठीक है ना। तो ये राम सिंह सवाई राम सिंह जयपुर का शासक था। तो उस समय प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आए थे, तो इन्हीं की याददाश्त में इसको बनवाया गया और राजा ने इसकी नींव रखी, ठीक है ना। तो ये बात है, और ये बात है 1876 की,
ये बात कब की है? 1876। तो एक तो ये हो गया कि प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम किसके आगमन पे बनवाया गया था? प्रिंस अल्बर्ट। किसने बनवाया? राम सिंह। कब बनवाया? 1876। तो बस ये 3 एस्पेक्ट अपने को याद रखने हैं, उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट म्यूजियम है आपका राजपुताना म्यूजियम। राजपुताना म्यूजियम। अब जो ये राजपुताना म्यूजियम है ये अजमेर में है। देखिए अजमेर में किला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किले कितने प्रकार के होते हैं। गढ़, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ भी एक किला है। तो अजमेर में किला है, क्या नाम है उसका? अकबर का किला। बिल्कुल अकबर ने बनवाया था, अकबर का किला। और अंग्रेजों के समय से बोलते थे मैगजीन दुर्ग, यानी अंग्रेज अपने अस्त्र शस्त्र का भंडार। देखो सेंटर पॉइंट क्या था राजस्थान का? अरे राजपुताना का अंग्रेजों के समय सेंटर पॉइंट क्या था? अजमेर में बड़ा क्षेत्र। तो वहीं पे इसी दुर्ग में उन्होंने क्या बनवा रखा था? अपना पूरा का पूरा शस्त्रागार, ठीक है ना। तो इसलिए इस दुर्ग को अंग्रेजों के समय क्या बोला? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन समझते हो ना, बंदूक में गोली डालते हैं मैगजीन के थ्रू, ठीक। तो अकबर का किला, राजपुताना म्यूजियम कहाँ है, किस किले में है, ऐसे पूछ लें तो अकबर का किला किस जिले में है? अजमेर। तो ये बात है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम या गुलाब बाग, तो वो है उदयपुर। कहां है? उदयपुर, ठीक है। तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ है? उदयपुर। इसे गुलाब बाग भी बोलते हैं, गुलाब बाग वहां बाजू में ही है, गुलाब बाग। तो ये याद रहेगा। प्रिंस अल्बर्ट हॉल हो गया, प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम हो गया जयपुर, सवाई राम सिंह द्वितीय प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। राजपुताना हो गया अजमेर, अकबर का किला। राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? अजमेर में। किस किले में? अकबर का किला और मैगजीन दुर्ग, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बिड़ला तकनीकी संग्रहालय। बिड़ला तकनीकी संग्रहालय यानी पहला, इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी म्यूजियम। इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी म्यूजियम कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में जगह है पिलानी, ठीक है ना। तो झुंझुनू में पिलानी है, तो पिलानी में आपका क्या है? बिड़ला म्यूजियम। अब जो बिड़ला म्यूजियम है वो एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग की कॉलेज है, बिट्स, जिसको बोलते हैं बिट्स पिलानी, ठीक है ना। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स। तो उसी के परिसर में आपका ये टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। तो आप जाइए देखिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो मैंने बताया प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम रामनिवास गार्डन में है। रामनिवास गार्डन में जू है, मतलब जयपुर, ओके। तो उसी जू में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है। तो ये अपने पर्यावरणविद हुए थे कैलाश सांखला, टाइगर रिजर्व में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। कैलाश सांखला मछली नाम की पहले बाघिन हुआ करती थी, मर गई बेचारी वो, ठीक है। तो वो बहुत अटखेलियां, उसकी बहुत फोटोज खींची हैं इसने, कैलाश सांखला ने। तो कैलाश सांखला के सहयोग से प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय खोला गया है था। कहाँ पे? जयपुर में। तो ये लोकेशन पता चला। नेक्स्ट, और कैलाश सांखला को पद्मश्री भी मिल चुका था। एक आता है अपना गुड़ियों का संग्रहालय। गुड़ियाँ, डोल होती है ना, हाँ वही गुड़ियाँ, उनका भी बिल्कुल, उनका भी संग्रहालय है, म्यूजियम है। तो गुड़ियों का जो संग्रहालय है वो कहाँ है? वो भी कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। और इसका निर्माण किया है भगवानी बाई सेखरिया, भगवानी बाई सेखरिया ट्रस्ट, इन्होंने इसका निर्माण किया। तो गुड़ियों का संग्रहालय
अपनी तरह का अनोखा गुड़ियों का संग्रहालय, एकमात्र संग्रहालय गुड़ियों का ही। तो गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में मेंटल हॉस्पिटल है, उसके परिसर में ये है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो पहले तो जयपुर में था, फिर बाद में शिफ्ट करके उसको कहाँ कर दिया गया? बीकानेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। तो 1955 में इसकी स्थापना की। जब स्थापना की तो ये कहाँ था? जयपुर, और बाद में शिफ्ट कर दिया 1960 में बीकानेर। तो वर्तमान में कहाँ है राजस्थान राज्य अभिलेखागार? वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर में। वर्तमान में कहाँ है? बीकानेर में। ओके, तो अगर ये पूछे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1955, और कहाँ? जयपुर। और 1960 में इसको कहाँ कर दिया ट्रांसफर? बीकानेर। तो ध्यान से देखो, एक और है आपका हल्दी घाटी, ये लास्ट है, हल्दी घाटी संग्रहालय। कौन सा? हल्दी घाटी संग्रहालय। तो देखो हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस है, बड़ी चर्चा में भी रहता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनानायक मानसिंह, उनके दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी के ऊपर यानी किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, ठीक है ना, कैसे मुगल सेना के छक्के छुड़वाए, तो पूरा जो वर्णन है, पूरी जो रणनीति है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और वो है आपका राजसमंद जिले में, खमनोर की पहाड़ियों के पास में ही है। राजसमंद जिले में उदयपुर के एक शिक्षक थे, उदयपुर के शिक्षक, उनका नाम था मोहनलाल श्रीमाली। क्या नाम था? मोहनलाल श्रीमाली। इन्होंने बनवाया साहब ये। तो हल्दी घाटी संग्रहालय, जो हल्दी घाटी म्यूजियम है युद्ध का, जो जिसमें वर्णन है, ठीक है, वो राजसमंद जिले में है। और किसने? उदयपुर के शिक्षक श्री मोहन श्रीमाली ने बनवाया है। तो ये आपके प्रमुख म्यूजियम है, आपको बिल्कुल याद रखना है इनको। जैसे मैं पूछूं कि गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ है, तो क्या आंसर आएगा? जयपुर, नन अदर देन जयपुर। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूं। अभी तक जो पढ़ा है अपन ने, देखो सभ्यताएं होगी और उनको कंजर्वेशन के हिसाब से उनमें जो भी अपने को मिला है, जो भी एंटिक चीज़ें मिली हैं, जो भी पुरानी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पे संग्रहित की गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपन ने म्यूजियम भी पढ़ लिए। तो इस प्रकार से देखो ये पैटर्न चलता है एकदम फिक्स। पहले ये तो जब भाई स्थल खोजे तभी तो उनके स्थल जो खोजे तभी तो उनके उपकरण, उनकी सामग्री अपन स्टोरेज करने के लिए क्या बनाया अपन ने? म्यूजियम। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको समझो बस आप। कनेक्टिविटी अगर क्रिएट हो जाएगी, बस आगे का काम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब मैं देखो क्वेश्चन लेता हूं और आपको जवाब देना है। आपने पढ़ लिया है, देखिए वैसे तो क्वेश्चन आंसर मैंने साथ में भी बनवाए हैं, आपको साथ में भी प्रैक्टिस करवाई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो रैंडमली राजस्थान के एग्जामों में स्टेट कंपटीशन में आ चुके हैं, जैसे चाहे वो आरएस हो, ठीक है, चाहे वो भूतपूर्व आईएन का पेपर हुआ हो, चाहे वो जेईएन का पेपर हुआ हो, उनमें वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको अब देखो लेवल पता चलेगा कि अपन ने क्या पढ़ा और उसमें से अपन कितने क्वेश्चन स्ट्राइक कर पाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे क्वेश्चन लिखिए। 2016 में आया था ये क्वेश्चन कि बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराठ में
प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया था? तो मैंने अभी आज ही की क्लास में बताया है, बैराठ में उत्खनन कार्य सबसे पहले दयाराम साहनी। वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? आहड़ सभ्यता। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यताओं के बारे में, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है चावल, बी है कृष्ण लोहित मृदभांड, सी है तांबे की वस्तुएं और डी है चित्रित धूसर मृदभांड। देखो आहड़ में मैंने जब चावल बताया था तो बिल्कुल उसको मैंने गोला किया था, ठीक है ना, तो चावल तो है ही है। उसके बाद में कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं बिल्कुल मिली हैं साहब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चित्रित धूसर मृदभांड, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? चित्रित धूसर मृदभांड। यानी जो मृदभांडों पे जो चित्रांकन होता है वो बाद के समय में होता है, मौर्य युगीन समय के साथ और उसके बाद में। तो ये आहड़ सभ्यता तो उससे पहले की है, तो ये वहां कहाँ मिल जाएगा? नेक्स्ट, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट, अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट, ये शब्द पहली बार सुन रहे हो तो मैंने अगर एक आधा, अगर कोई भी शब्द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी छूट गई होगी तो वो क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है, ऑप्शन लिखिए, ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा और आहड़। ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा और आहड़। देखो ओजियाना जब मैंने करवाई थी और जोधपुरा जब मैंने करवाई थी, इस शब्द का मैंने कहीं जिक्र किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद में कालीबंगा में मैंने बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया। आहड़ सभ्यता में, यानी मेवाड़ वाला जो रीजन है, आहड़ जो सभ्यता, बनास संस्कृति, वहां पे लोकल में अनाज के बड़े मर्द भांडों को स्टोरेज के लिए, अनाज के बड़े मर्द भांडों को क्या कहा जाता है? गोरो बंकोट, गोरो बंकोट। तो ये याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल है? ऑप्शन की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो क्या है? कालीबंगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने करवाया भी है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? ऑप्शन ए बैराठ। आगे जाने की जरूरत है क्या? आगे जाने की जरूरत है क्या? बैराठ। यानी बोलो, जो पैटर्न अपने देखा उस पैटर्न से क्वेश्चन आंसर क्रैक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? कोई तकलीफ है? नेक्स्ट और देखते हैं, मैं अपन और देखते हैं क्वेश्चन। किस स्थान को ताम्रवती, इसलिए क्या है कि मैंने जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं साथ में रखता हूं कि आपको थोड़ा पता भी चले, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि अपन ने ये पढ़ लिया है और इस कंटेंट में से ये पहले आए हुए हैं क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, इनमें से भी रिपीट हो सकते हैं या फिर अन्य बन भी सकते हैं। तो बना के तो क्वेश्चन मैंने जब टॉपिक करवाया तब मैंने हाथों के हाथ चर्चा में किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी को किस नाम से, मतलब किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन लिखिए, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बैराठ। तो बताइए, ताम्रवती नगरी, आहड़, मैंने बताया था ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका, हाँ, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो शेखावटी में देखो कांतली नदी, मैंने 2 या 3 बार जिक्र किया होगा, ठीक है ना। तो सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, उसी के किनारे पे गणेश्वर सभ्यता स्थल है। तो इसका कोई ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? तो ऑप्शन लिखिए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। तो क्या आएगा इसमें? याद करो वो गोला आहड़ में जब
क्या आएगा? चावल। अरे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये 2011 में था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? जस्ट अभी मिटाया है मैंने, पहले मैंने बोला था जयपुर में है और अभी कहाँ है? बीकानेर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, पहला क्वेश्चन इजी आया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पे चला जाता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम जेन्युइन। देखो मैं फिर बोलता हूँ कि पेपर बिल्कुल आसान आएगा, आराम से बस दिल को थाम के आराम से तसल्ली से धैर्य परम सुखम। कंपटीशन के लिए धैर्य बहुत ही जरूरी है, मेरी बात याद रखिएगा। जब तक धैर्य नहीं होगा कंपटीशन करेक्ट नहीं होगा, धैर्य रखिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे 2 क्वेश्चन कम करके आ जाइए, पर जो 6-7 क्वेश्चन आपको आते हैं और जल्दबाजी में आपने उनको क्या कर दिया? गलत। इससे पहले भी अगर आपने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, आपको अच्छे से पता होगा कि जैसे ही आप घर आते हो और आप आंसर की मिलाते हो या वापस उनको ढंग से देखते हो, तब आपको ये लगेगा क्या? शब्द ये निकलेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे आता था, गलत हो गया जल्दबाजी से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 6 क्वेश्चन वो गलत हो रहे हैं और इधर आपने 2 छोड़ दिए, यानी 6 क्वेश्चन के साथ इधर वो 2 नेगेटिव तो लेके गया, तो टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स आपके, मतलब 8 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और इधर आपने 2 ही छोड़े हैं, तो वेटेज ज़्यादा किसका हुआ? तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे 2 कम करके आ जाओ, लेकिन करो वो सारे सही करो, ठीक है ना? तो धैर्य परम सुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन है बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। बैराठ का बनास का क्या संबंध? ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा और बनास का क्या संबंध? ठीक है। तीसरा गणेश्वर में तो कांतली नदी थी, तो बचा कौन सा? आहड़। और आपको बताया उदयपुर रीजन में बनास नदी, इसलिए आहड़ को क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गंगानगर, सीकर, भीलवाड़ा, भरतपुर। तो इसके लिए कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको पता चली गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी 2015 में आया था, एक एग्जाम हुआ था राजस्थान का, उसमें कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है? राजस्थान में किस जिले में युद्ध संग्रहालय? देखो मैं बार बार कहता हूं कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। जैसे मिसाइलों की टेस्टिंग होती है, मिसाइलों की टेस्टिंग होती है क्या? बिल्कुल होती है। नई नई मिसाइलें बनाई जाती है, फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं उनकी टेस्टिंग उड़ीसा के बालासोर तट पर व्हीलर द्वीप वहां होती है। और आजकल व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अब्दुल कलाम द्वीप, क्योंकि वो मिसाइल मैन थे भैया, ठीक है ना। IGDP प्रोग्राम IGMDP उन्हीं के तहत, उन्हीं के गाइडेंस में चलाया था DRDO ने, और उसी के तहत आपकी ये अग्नि, त्रिशूल, नाग, ये मिसाइलें 5 प्रकार की मिसाइलें, पृथ्वी, ठीक है ना, आकाश, ये 5 मिसाइलें उन्हीं के गाइडेंस में बनी। अब बात ये है कि लंबी दूरी की मिसाइलें तो उड़ीसा के बालासोर तट पे उनका परीक्षण होता है, और कम दूरी यानी नाग, एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है ना, 40 किलोमीटर से कम की रेंज की है ये, तो उन पिनाका, नाग, पिनाका, ये जो मिसाइल हैं इनकी टेस्टिंग होती है पोखरण रेंज। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण भी किया था इंदिरा गांधी के समय और अटल बिहारी वाजपेयी के समय, स्माइलिंग बुद्धा, और उस टेस्टिंग में भी अब्दुल कलाम आगे थे, ठीक है ना। तो जब युद्धक अभ्यास वगैरह जैसलमेर में हो रहे हैं तो युद्ध संग्रहालय भी वहीं बनेगा ना भैया। तो लॉजिक समझ में आया ना? देखो हर चीज के पीछे रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी है? तो वही रिपीटेशन ही हो गया। एक क्वेश्चन है
कि कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्न में से किस स्थल पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब मैंने बताया कि भाई गणेश्वर सबसे पुरानी है, तो वो मत ढूंढने लग जाना यहाँ पे, पहले क्वेश्चन पढ़ो कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी बालोत्रा, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इनमें से सबसे पुरानी पूछ रहा है तो वो है कालीबंगा। हाँ, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताने की आवश्यकता है क्या? खुद ने आंसर लगा लिया ना। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आंसर बैठेंगे और आपके एग्जाम का यही पैटर्न रहेगा। तो ये आपके यानी यहां तक आपने इतिहास में क्या देखा? सभ्यताएं और म्यूजियम। तो यहां से आपको मैं मान के चलता हूं कि 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, ठीक है ना। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किए हैं, उम्मीद यही रहेगी उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और मैंने जो भी टॉपिक, मेरा पैटर्न यही रहेगा, पहले अपन टॉपिक क्लियर करेंगे और उसी टॉपिक के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर बनाता रहूँगा, या तो उनमें से क्वेश्चन आएगा या फिर जो लास्ट जैसे टॉपिक खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता जाऊँगा। ओके, तो ये बात है। तो नेक्स्ट अपन करेंगे, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा राजस्थान के दुर्ग, यानी इंपॉर्टेंट आपके जो राजस्थान के जो दुर्ग हैं। जैसे देखो अभी हाल ही में पद्मावती मूवी आई है ना, सॉरी पद्मावत, नाम चेंज कर दिया था इसका। तो पद्मावत मूवी में चित्तौड़गढ़ के शासक शाहिद कपूर कहाँ के शासक बनते हैं? चित्तौड़गढ़। और दिल्ली डायनेस्टी में खिलजी वंश होता है, खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ का शासक होता है, वो जीतने आता है ना, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेमस जितना ज़्यादा युद्ध के लिए नहीं है, उतना ज़्यादा वहाँ के जौहर के लिए है। जैसे मैंने देखिए जौहर होता है केसरिया, 2 शब्द है यहाँ पे, एक तो केसरिया, एक होता है साका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है केसरिया व जौहर। अब देखिए किसी भी बाहरी देश के शासक ने या फिर दूसरे राज्य के शासक ने आक्रमण कर दिया, तो अगर सेना कम है या फिर युद्ध की स्थिति आन पड़ी है, ठीक है ना, तो राजपूत शासक उस समय क्या करते थे? साका करवाते थे। साके में जो पुरुष वर्ग जो होता था वो तो केसरिया पगड़ी बांध के लड़ाई के मैदान पे जब तक लड़ता था जब तक उसकी जान ना चली जाए, यानी अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध में वो अपने जान न्यौछावर कर देते थे। तो ये हो गया केसरिया। जौहर महिलाएं, यानी रानी के नेतृत्व में वहाँ की सारी महल की महिलाएं या तो जल में अपनी आहुति देती थी, यानी जल में समाधि लेके जल में अपने प्राणों का उत्सर्जन करती थी, और दूसरा है अग्नि, ठीक है। तो यह अग्नि में जल के अपने प्राण उत्सर्ग कर देती थी। तो यानी जो दूसरा जो आक्रांता होता था उसके अत्याचार से बचने के लिए, अपनी आबरू को बचाने के लिए जौहर वो करती थी। तो रानी पद्मावती ने भी लास्ट में जौहर किया था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। मूवी देखे ना आपने, तो कई क्या है, मूवी भी देखनी चाहिए। कई जो पीरियड्स मूवी होती हैं आपकी, ऐतिहासिक काल की मूवी होती हैं, जैसे अशोका, ठीक है ना, और लगान, ओके, आशुतोष गावरकर बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, ज़्यादातर वो बनाते हैं। जोधा अकबर, ठीक है, उसमें भी राजपूताना के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। और हाल ही में मोहनजोदड़ो में चर्चा कर ही रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। और अभी जो आपकी ये पद्मावत मूवी आई है, वैसे जो पद्मावत मूवी आई है वो मलिक मोहम्मद जायसी की काल्पनिक रचना पद्मावती, मलिक मोहम्मद
जायसी की काल्पनिक रचना पद्मावत, उसकी कहानी से लिया है ये, और वो काल्पनिक रचना है उसकी। जैसे वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, जब दुर्ग बताऊंगा, रानी पद्मिनी का जब जिक्र होगा तब मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो आज के लिए क्वेश्चन आंसर काफ़ी है, ठीक है। और नेक्स्ट में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ओके, बाय गाइज।